इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या कवर किया हम लोग ने? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी एंड सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या आ गया? ग्रेचुटी, पेंशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन एंड लास्ट था लीव एनकैशमेंट। ठीक है, ये 5 हम लोग ने पढ़ लिए। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अलाउंसेस। ओके, दैट इज अलाउंसेस। ओके, अब अलाउंसेस के अंदर क्या आते हैं? जो भी अलाउंसेस रहेंगे, अलाउंसेस मीन्स एनीथिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट जो भी रहेगा उसके बदले में आपको कैश दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी। तो अलाउंसेस 2 सेक्शंस में एग्जाम्पशन मिलेगा। अलाउंसेस आर अ पार्ट ऑफ अवर फॉर्मेट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जो भी अलाउंसेस मिलता है वो पहले क्या हो जाता है? टैक्सेबल। अलाउंसेस आर टैक्सेबल। उसमें से जिस अलाउंसेस के सामने एग्जाम्पशन मिलेगा तो वो हम लोग एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे ग्रेचुटी में था, ग्रेचुटी ओरिजिनली टैक्सेबल रहता है फुल अमाउंट, उसमें से लेस करेंगे अगर कुछ एग्जाम्पशन मिलता है तो, एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। सेम इज विद अलाउंसेस ऑल्सो। नाउ अलाउंसेस के अंदर 2 सेक्शन आते हैं। पहला है हाउस रेंट अलाउंस का, मतलब जो अलाउंसेस ओरिजिनली टैक्सेबल रहेंगे लेकिन उसमें एग्जाम्पशन मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। पहले हम लोग अलाउंसेस, तो कुछ अलाउंसेस आते हैं जिनके सामने एग्जाम्पशन मिलेगा एंड देयर आर सर्टेन अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, नॉट ऑल, सब अलाउंसेस के सामने एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, कुछ अलाउंसेस के सामने एग्जाम्पशन मिलेगा एंड उसके अलावा जो भी अलाउंसेस रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे? टैक्सेबल रहेंगे। अब एग्जाम्पशन जो है वो 2 सेक्शंस में मिलेगा। एक मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, 10 सब सेक्शन 13A। इसमें किसका अलाउंस मिलेगा? हाउस रेंट अलाउंस। एग्जाम्पशन किसका मिलेगा? हाउस रेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1013A। ओके, उसके बाद कुछ एग्जाम्पशंस मिलेंगे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 40, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 40। इसमें 2 तरह के एग्जाम्पशन मिलेंगे। एग्जाम्पशन बेस्ड ऑन अमाउंट spent and exemption not depend on amount spent। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउंसेस जो है, सारे अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे क्या? नो। सारे अलाउंसेस के सामने एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? नो। कुछ एग्जाम्पशन, कुछ अलाउंसेस के सामने एग्जाम्पशन मिलेगा एंड कुछ अलाउंसेस है वो क्या रहेंगे? फुल्ली टैक्सेबल। अब एग्जाम्पशन है तो वो 2 सेक्शंस में मिलेगा। एक मिलेगा अंडर सेक्शन 1013A एंड एक मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 40। 1013A में किसका मिलेगा एग्जाम्पशन? हाउस रेंट अलाउंस का। एंड 1014 में किसका मिलेगा? एग्जाम्पशन बेस्ड ऑन द अमाउंट स्पेंड एंड दूसरा है एग्जाम्पशन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट स्पेंड। ठीक है, लिख लो, इतना कॉपी कर लो बुक में, फिर हम लोग हाउस रेंट अलाउंस का देखते हैं।
Done writing? No, Yes, ma'am. ma'am. Done, ma'am. Done. Anyone writing? No, ma'am. ओके नाउ पे अटेंशन. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस. इसको बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस. ठीक है, HR. तो जो भी कंपनीज रहती है वो अपने एम्प्लॉईज को क्या देती है? हाउस रेंट अलाउंस. दैट मीन्स इफ एनी एम्प्लॉय स्टेइंग ऑन रेंट, तो वो उसका कंपेंसेट करने के लिए कंपनी क्या देती है? अलाउंस देती है. ठीक है, तो अब ये जो अलाउंस मिलता है, जो HRA मिलता है, समझो मेरे सैलरी का पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल माई सैलरी इज 50,000 पर मंथ. अब 50,000 में से 25 विल बी माई बेसिक, 10,000 विल बी माई DA. ठीक है, तो 25 और 10 कितना हो गया? 35. एंड जो बैलेंस 15 रहेगा वो मेरा HRA रहेगा. 15,000 पर मंथ विल बी द HRA. तो वो जो भी पर मंथ मिलता है ना, वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. वॉट एवर HRA यू रिसीव, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन इसमें से कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा. कभी एग्जाम्पशन मिलेगा? ओनली इफ एम्प्लॉई इज स्टेइंग ऑन रेंट. कंपनी HRA सबको देती है, वेदर यू स्टे ऑन रेंट और यू डज नॉट स्टे ऑन रेंट. ठीक है, आप रेंट पे रहते हो या नहीं रहते हो, कंपनी HRA सबको देती है. लेकिन आपको एग्जाम्पशन कब मिलता है? ओनली इफ यू आर स्टेइंग ऑन रेंट. ओनली इफ एम्प्लॉई is actually paying the rent, then only he will get exemption under section 1013A. अदरवाइज जितना भी उसको HRA मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, अगर समझो साल का उसको HRA, ईयरली समझो अगर उसको HRA मिलता है 2,50,000 रुपीज, तो 2,50,000 पर एनम इज द HRA दैट ही रिसीव्स. तो फुल 2,50,000 विल बी टैक्सेबल. But if the employee is staying on rent, he is paying any rent, then he will get exemption under section 1013A. Understood this much? तो कितना रहेगा इसमें? उसको exemption मिलेगा, exemption under section 1013A. How much will be the exemption here? It will be least of 3 amounts. तो सबसे फर्स्ट क्या रहेगा? 50% ऑफ सैलरी इफ रेंट इज पेड इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, या फिर 40% ऑफ सैलरी इफ रेंट इज पेड एट अदर प्लेस. ये बन जाएगा आपका फर्स्ट अमाउंट. योर सेकेंड अमाउंट वुड बी उसने जितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, अलाउंस जितना मिला है, एक्चुअल अमाउंट received. And third one will be rent paid minus 10% of salary. Rent paid minus 10% of salary. Out of these three, whichever is lower. Out of these three, whichever is lower. ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है? Here salary means basic salary plus dearness allowances in terms plus जो भी उसका टर्नओवर कमीशन रहेगा वो.
टर्नओवर कमीशन। ठीक है, दैट्स इट, बस इसमें यही है HRA। ठीक है, लिख लो फिर एक्सप्लेन करती हूँ। मैम अदर के बाद क्या लिखूँ? अदर प्लेस, हाँ डन मैम। डन। एनीवन राइटिंग? यस मैम। मैम स्लैश कमीशन क्या? What? This is कमीशन। turnover commission, T/O, that is short for turnover. Done, ma'am. Done? Okay. Yes. So house rent allowance, so house rent allowance क्या रहेगा? कोई भी बेसिक सैलरी, मतलब उसका जो भी एग्जाम्पशन, पहले तो पूरा टैक्सेबल रहेगा, लेकिन उसमें से एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 50% आउट ऑफ 3 अमाउंट्स विच एवर इज लेस। तो उसमें फर्स्ट क्या है, अगर वो जो एम्प्लॉय है वो कहाँ पे रेंट पे कर रहा है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, या तो ये चारों प्लेस में से रेंट पे कर रहा है, तो वो रहेगा 50% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब क्या है यहाँ पे? बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। ठीक है, इन तीनों का प्लस करेंगे, उसका 50%। या फिर इन 4 प्लेसेस, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रो सिटीज है ये, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो इन 4 के अलावा अगर कोई प्लेस पे वो रेंट पे कर रहा है, देन इट विल बी 40% ऑफ सैलरी। सेकेंड इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव, उसको जितना एक्चुअली अमाउंट रिसीव हुआ है HRA का वो। या फिर थर्ड इज रेंट पेड, उसने एक्चुअली कितना रेंट पे किया है, सो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी आउट ऑफ दीज 3 विच एवर इज लोअर। अंडरस्टूड दिस मच? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके अंदर ये है एग्जाम्पशन, दिस इज एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013A। अभी वो हम लोग ने जो 115 BAC किया था, कहाँ पे किया था? टैक्स रेट्स के अंदर किया था। ठीक है, Yes. जाओ नोटबुक में, वहां पे 115 BAC में टैक्स रेट्स में स्पेशल रेट्स, 115 BAC स्पेशल रेट्स फॉर इंडिविजुअल, देखो नोटबुक में, वहां पे हमने लिखा था कि जो इंडिविजुअल्स क्या अडॉप्ट करते हैं, इफ दे आर गोइंग फॉर 115 BAC, देन दे हैव टू सैक्रिफाइस सर्टन थिंग्स, राइट? जाओ, Yes, ma'am. मिला सबको नोटबुक में? यस मैम। यस, वहां पे एक कौन सा टर्म है? दे हैव टू सैक्रिफाइस। तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पशंस विच दे हैव टू सैक्रिफाइस, तो उसमें से एक कौन सा है? हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 1013A। समझा? तो नॉर्मली इफ यू आर गोइंग फॉर नॉर्मल प्रोविजंस तो आपको ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बट इफ यू आर गोइंग फॉर 115 BAC
इफ यू आर गोइंग फॉर 115 BAC तो आपको ये एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, जितना भी HRA रहेगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. सो इफ यू आर यूजिंग एनी डिफरेंट पेन, तो अगर डिफरेंट पेन यूज करते हो तो कोई रेड कलर या ऐसे उससे यहाँ पे लिख लो, साइड में एरो करके ब्रैकेट में लिख लेना 115 BAC नॉट अलाउड. मतलब 115 BAC के अंदर ये अलाउड नहीं होगा. ठीक है, एग्जाम्शन 115 BAC. अगर 115 BAC में जाते हो तो ये एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेगा. आया समझ में इतना? यस मैम. ठीक है, चलो टेल मी क्या है HRA का एग्जाम्शन. एवरीवन, किसमें मिलेगा एग्जाम्शन? अंडर सेक्शन 1013A. Okay, how much will be the exemption? Lower of 3 amounts. How much will be the exemption? अरे बोलो, how much will be the exemption? 50% salary. Lower of 3 amounts. उसमें सबसे पहला क्या है? 50% of salary if rent is paid in Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, and 40% of salary if rent is paid in other places. Second point क्या है? Actual amount received. And what is the third point? Rent paid minus 10% of the salary. Yes, Mudit. Mudit, tell all the 3 points. Mudit, are you there? Chirag, tell all the 3 points. Ma'am, first is 50% salary if the rent paid to Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata. Okay. Second, 40% of salary upfront. That is the first point only. 50% of salary अगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता रहेगा तो 50%, और कोई जगह पे रहेगा तो 40% of the salary. That is the first point only. फिर second point? 40% of salary of rent is paid No, other place. that is the first point only. फर्स्ट पॉइंट में ही आता है वो 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी. लेकिन 50-40 कहाँ पे रहेगा? तो 50% कब रहेगा? जब रेंट इज पेड इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता. उसके अलावा कोई जगह पे रहेगा तो 40% लेंगे. ठीक है, ये पूरा फर्स्ट पॉइंट है. फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव. एंड थर्ड पॉइंट क्या है? रेंट पेड 10%. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी. आउट ऑफ दीज 3 this whichever is low. whichever is lower. एंड यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है? Basic salary, daily allowance, डियरनेस अलाउंसेस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन. ठीक है, चलो एवरीवन, लास्ट टाइम क्या है ये? हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन किस में मिलेगा? अंडर सेक्शन 1013A. कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? लोअर ऑफ 3 अमाउंट. विच इज द फर्स्ट अमाउंट? 50% ऑफ सैलरी इफ रेंट इज पेड इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, और 40% इफ रेंट इज पेड इन अदर प्लेसेस. सेकेंड वाला क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव. एंड थर्ड वाला क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी. आउट ऑफ दिस 3 whichever is lower. एंड यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर. Okay, there is one say Mr. A
Mr. A, he is a resident of Meerut. He is a resident of Meerut and he receives 38,000 per annum as basic salary. Receives 38,000 per annum as basic salary. फिर he gets 12,000 per annum as DA. 12,000 per annum as DA, which does not form part of basic salary. मतलब डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है, ये इन टर्म्स ही लेते हैं हम लोग, इन टर्म्स. एंड 5% कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम. से 5% कमीशन ऑन रुपीज 5% commission on sales by him, which is rupees 6 lakhs. ठीक है. Then he received 7,000 per annum as house rent allowance. He received 7,000 per annum as house rent allowance. He pays 8,000 per annum as house rent. He pays 8,000 per annum as house rent. Calculate the exemption under section 1013A. Calculate exemption under section. ठीक है, चलो क्वेश्चन कॉपी कर लो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगी और आपका आधा ध्यान क्वेश्चन में ही रहेगा. मैम यस, 38,000 पर एनम है, पर मंथ है? सब पर एनम ही है. ओके मैम. डन. डन. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, anyone writing? नो मैम. Done, ma'am. डन. चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ले लो, कैसे सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे रीड करो. क्वेश्चन क्या दिया है? मिस्टर ए रेसिडेंट ऑफ मेरठ. अब मेरठ किधर आता है? मेरठ इज इन
उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में आएगा। तो मेरठ रिसीव्स 38,000 पर एनम एज बेसिक सैलरी, तो उसका बेसिक सैलरी कितना है 38,000 पर एनम। फिर 12,000 पर एनम एज डीए टर्म्स, तो डीए इन टर्म्स कितना है 12,000 पर एनम। फिर 5% कमीशन ऑन सेल्स बाय हिम विच इज 6 lakhs, तो 6 lakhs कितना है उसका सेल्स, 6 lakhs का 5%, तो कमीशन कितना है, कमीशन कितना है उसका 30,000, ठीक है। उसको HRA रिसीव कितना हुआ, HRA रिसीव्ड, हाउ मच ही हैज रिसीव्ड 7,000, ठीक है। एंड हाउ मच रेंट ही हैज पेड, 8,000. रेंट पेड इज 8,000, ठीक है। चलो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, तो क्या आएगा एग्जाम्पशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच ही हैज रिसीव्ड HRA, HRA रिसीव्ड इज 7,000, दिस इज टैक्सेबल, इसमें से उसको एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1013A, तो कितना एग्जाम्पशन मिलेगा उसको, फर्स्ट क्या है, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट, 50% of salary if rent is paid in Mumbai, कोलकाता, okay, so if rent is paid in Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, तो is the rent paid in Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, नो, तो क्या आएगा 40%, ठीक है। सो 40% ऑफ सैलरी, ना हाउ मच इज द, व्हाट विल बी द सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक सैलरी कितना है आपका 38,000 प्लस डीए इन टर्म्स कितना है 12,000 प्लस कमीशन कितना है 30,000। ध्यान देना सब लोग, आंसर बाद में कॉपी करना, पहले ध्यान दे दो। ये मिला मेरे को उसका सैलरी, इसका कितना करना है अपने को 40%, तो 38,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000, उसका आएगा 40%, दैट इज 32,000। फिर सेकेंड वाला क्या है पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, हाउ मच इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, मतलब एक्चुअल HRA कितना मिला है उसको 7,000, आ रहा है समझ में, Yes, यस। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, रेंट पेड 10%. माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगेन सैलरी क्या है यहाँ पे, बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा, रेंट पे, कितना रेंट पे कर रहा है वो 8,000, सो 8,000 माइनस 10% ऑफ 38,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000, कितना आएगा 8,000. 8,000, एंड यहाँ पे 8,000 है, तो 8,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा 0, दैट इज नील। तो आउट ऑफ दीज थ्री विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है 0, तो उसका एग्जाम्पशन कितना रहेगा नील, दैट मीन्स फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अंडरस्टूड दिस मच, Yes, ma'am. ठीक है। ये सॉल्यूशन कॉपी करो, फिर एक इसमें ही चेंज करते हैं। मैम वो लास्ट वाला पॉइंट और एक बार एक्सप्लेन करोगे? कौन सा, रेंट पेड वाला,
हाँ मैम। क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो क्वेश्चन में दिया है कि वो उसको एचआरए रिसीव कितना हो रहा है 7,000, लेकिन वो जिधर रेंट पे रह रहा है वहां पे वो रेंट कितना पे कर रहा है 8,000। तो रेंट पेड इज 8,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी मतलब क्या, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। तो माइनस 10% किया हम लोग ने बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन का, तो इसका 10% आता है 8,000। तो 8,000 माइनस 8,000 करोगे तो नील आएगा। ओके मैम। हो गया? Yes, ma'am. एनीवन राइटिंग? हाँ मैम। Done. डन? एनीवन राइटिंग? नीचे ब्रैकेट में क्या है? ये ब्रैकेट, ये वाला यस मैम, यस मैम। बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन। ओके मैम, डन? चलो नेक्स्ट एक सिर्फ एक छोटा सा चेंज करते हैं इसमें, जो डीए इन टर्म्स है ना उसको नॉट इन टर्म्स कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग लिखो उसमें दैट गिव एग्जाम्पल नंबर 2, गिव द हेडिंग एग्जाम्पल नंबर 2 एंड लिखो इन द अबव एग्जाम्पल, इन द अबव एग्जाम्पल, इन द अबव एग्जाम्पल all other things remaining same, all other things remaining same, except for, all other things remaining same except for dearness allowances, DA not in terms। मतलब ये जो 12,000 है ना, ये 12,000 पर एनम, नाउ दिस इज डीए नॉट इन टर्म्स, बाकी सब चीजें सेम है। ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एक्सेप्ट फॉर डियरनेस अलाउंसेस नॉट इन, सॉरी नॉट इन टर्म्स। लिख लिया? Yes, yes, ma'am. यस, सॉल्व करते हैं। चलो बाकी सब चीजें सेम है, मतलब बेसिक सैलरी कितना है 38,000 पर एनम, लेकिन अभी डियरनेस अलाउंसेस क्या हो गया, डीए नॉट इन टर्म्स। नॉट इन टर्म्स कितना है 12,000 पर एनम। कमीशन सेम, एचआरए भी उसको 7,000 मिला एंड रेंट पेड कितना है 8,000। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्शन, तो उसमें कितना रहेगा, सबसे पहले क्या आएगा, उसको एचआरए एक्चुअली कितना मिला है, कितना मिला है उसको 7,000, उसमें से क्या मिलेगा उसको एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1013A, 1013A में उसको सर्टेन एग्जाम्शन अपने को कैलकुलेट करना है, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। कैसा रहेगा, सबसे फर्स्ट चीज, तो फर्स्ट चीज क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, 40%। तो यहाँ पे आएगा 40% ऑफ सैलरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन। ठीक है, तो दैट इज 40, बेसिक सैलरी कितना है 38,000 प्लस डीए इन टर्म्स है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है, डीए नॉट इन टर्म्स, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते। व्हाट डू वी वांट, वी वांट डीए इन टर्म्स, तो वी विल इग्नोर दिस 12,000 रुपीज। फिर चाहिए कमीशन, कमीशन है क्या अपने पास, यस
दैट इज 30,000। इसका कितना 40%। करो कितना आता है 27,200 मैम। 38,000 प्लस 30,000 का 40%, 27,200। करेक्ट। फिर व्हाट इज सेकेंड अमाउंट? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। हाउ मच इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड? 7,000। And what is the third point? Rent paid minus 10% of salary. Again salary is same. Basic salary plus DA in terms plus commission. Correct? तो यहाँ पे रेंट कितना पे किया उसने? 8,000 minus 10% of basic salary. How much is the basic salary? 38,000 plus DA in terms है क्या? No. कमीशन है? यस। हाउ मच? 30,000। तो कितना आएगा? 8,000 माइनस 10% ऑफ 38,000 प्लस 68,000। 68,000 दैट इज 8,000 माइनस 6,800 कितना आएगा? 1,200। तो फर्स्ट का अमाउंट क्या मिला अपने को? 27,200। सेकेंड का मिला 7,000 एंड थर्ड का मिला 1,300। आउट ऑफ दीज थ्री whichever is lower. Which is lower here? 1,200. So 1,200 is the amount of exemption that he will get. तो ये 7,000 जो मिला है वो तो टैक्सेबल है, बट he will get exemption under section 1013 है. How much? 1,200. So how much will be the taxable? 5,800 will be the taxable amount. Understood? यस मैम। ठीक है। अब इसमें अगर मैं और एक क्वेश्चन और एक लाइन डाल दूं दैट ही ऑप्ट्स फॉर 115 BAC, तो क्या हो जाएगा? इफ ही ऑप्ट्स फॉर 115 BAC तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? हाउ मच विल बी द एग्जाम्पशन? 0, nil. Okay, if he opts for 115 BAC then exemption will be nil. Understood everyone? Yes. कर लो solution copy. Done writing? Yes ma'am. Anyone writing? No ma'am. Okay. Okay, so next we move on to the next exemption. ये क्या था? 1013A का. इसके बाद कौन से exemption है? अंडर सेक्शन 1014.
ठीक है। अब जो 10-14 के अंदर एग्जाम्शंस है उसमें दो पार्ट है। कौन से दो पार्ट्स है? पहला है विच डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेंडिचर एंड दूसरा है विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेंडिचर। तो ये सारे जो अलाउंसेस है ना, इसका आपको एग्जाम्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10-14। सो अलाउंसेस एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10-14। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलाउंसेस के नाम लिखेंगे एंड उसके सामने कितना उनको एग्जाम्शन मिलेगा, कितना उनको एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब क्या? कुछ ऑफिसर्स क्या देते हैं एम्प्लॉयज को, ऑफिस से घर एंड घर से ऑफिस का जो भी ट्रांसपोर्ट, जो भी खर्चा रहता है वो सब रीइंबर्समेंट करते हैं, वो सब अलाउंसेस मिलता है उनको। तो उसके सामने क्या मिलेगा? वो जो पूरा अलाउंसेस रहेगा दैट विल बी टैक्सेबल, बट अगेंस्ट दैट you will get exemption under section 10 subsection 14, that is you will get maximum 3,200 per month. Okay, maximum 3,200 per month only if they are deaf people. only अगर वो कौन है, किसको मिलेगा ये अलाउंस? only in case of a blind, in case of blind, deaf, या फिर अगर कोई हैंडीकैप है, डम और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज, डम और हैंडीकैप्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम अलाउंस कितना मिलेगा? पहले क्या होता था, इनके अलावा 1,600 पर मंथ मिलता था बाकी एम्प्लॉयज को एंड 3,200 मिलता था ब्लाइंड एम्प्लॉयज को। लेकिन अभी वो जो 1,600 वाला है वो हटा दिया है। अभी सिर्फ कम्यूटेशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब क्या? ऑफिस से घर, या यू कैन से घर से ऑफिस। तो कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऑफिस से घर या घर से ऑफिस का जो भी खर्चा रहेगा उसका वो जो अलाउंस मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। लेकिन उसके सामने एग्जाम्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 3,200 पर मंथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर। आप कितना भी खर्चा करो, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम आपको मैक्सिमम कितना अलाउंस देंगे? 3,200 पर मंथ। अंडरस्टूड दिस मच? यस मैम। ठीक है, अगर समझो कोई एम्प्लॉय है मतलब, और वो भी कौन से केस में? ओनली ब्लाइंड, डेफ, डम और हैंडीकैप। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को अलाउंस मिला है मतलब टैक्सेबल हुआ है, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो मिला है 4,000 रुपीज, 4,000 पर मंथ। ठीक है, एंड उसने स्पेंड किया है से 2,000 रुपीज, उसने स्पेंड किया 2,000, उसको मिला कितना है? 4,000। तो हम लोग उसको एग्जाम्शन कितना देंगे? 10 सबसेक्शन 14 में कितना एग्जाम्शन देंगे? 3,200। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ही हैज स्पेंड, हम लोग उसको कितना एग्जाम्शन देंगे? 3,200। समझो उसको अलाउंस मिला है 4,000 बट उसने स्पेंड किया है 5,000। अलाउंस उसको मिला है 4,000 बस उसने स्पेंड किया है 5,000। उसने स्पेंड किया कितना किया है, अपने को उससे लेना देना नहीं है। अलाउंस कितना मिला है? 4,000। मैक्सिमम एग्जाम्शन कितना देंगे? 3,200। ठीक है, ये वाले अलाउंस के अंदर उसने कितना स्पेंड किया है उससे अपने को लेना देना नहीं है। समझा? सो दीज एग्जाम्शंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ओके, दीज फॉलोइंग एग्जाम्शंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो इसमें अपने को कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर समझो उसने स्पेंड किया है से 5,000 रुपीज, उसको अलाउंस मिला है 2,500 रुपीज,
तो उसको एग्जाम्शन कितना देंगे हम लोग? 2500. वेरी गुड, एग्जाम्शन कितना देंगे? 2500, बिकॉज जितना टैक्सेबल होगा उतना ही एग्जाम करेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो टैक्सेबल रहता है। तो अगर तुम मैक्सिमम के चक्कर में यहाँ पे 3200 माइनस कर दोगे तो 2500 तुमको मिला है और तुम एग्जाम्शन दोगे 3200, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव अमाउंट टैक्सेबल करोगे? तो इतना थोड़ा ब्रेन यूज करने का, ठीक है? Ma'am, यस, it's not physically challenged. not, they will not get any exemption. Earlier it was they were getting 1600, but that exemption is withdrawn now. Okay, so only if they are blind, deaf, dumb or handicapped, then only they will get exemption. Okay, and that means you have to remember one thing: exemption cannot exceed the allowance. क्या बोला मैंने? Exemption cannot exceed the allowance. अलाउंस आपको जितना मिला है उससे ज्यादा तुम एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन दिस पॉइंट? Yes, sir. याद रखना ये चीज, ठीक है? योर एग्जाम्शन अमाउंट विल नेवर एक्सीड द अलाउंस अमाउंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो कितना रहेगा एग्जाम्शन? मैक्सिमम इट विल बी 3200 पर मंथ, 3200. ठीक है? फिर सेकेंड, देयर आर सम कंपनीज हु गिव चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है? तो उसमें आपको एग्जाम्शन मिलेगा मैक्सिमम 100, मैक्सिमम ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। कितना एग्जाम्शन मिलेगा? मैक्सिमम ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए? सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए, ठीक है? उनके लिए एग्जाम्शन मिलेगा, उससे ज्यादा बच्चों के लिए एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। दैट वाज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ठीक है? तो इसके लिए मिलेगा मैक्सिमम 300 रुपीज, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ओके, रिमेंबर वन थिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर, आप हॉस्टल पे कितना भी अमाउंट खर्च करते हो हम लोग को लेना देना नहीं है। आप एजुकेशन पे कितना भी अमाउंट खर्च करते हो हम लोग को लेना देना नहीं है। एग्जाम्शन कितना मिलेगा? इट इज फिक्स, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अंडरस्टूड दिस मच? ओके, नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड अलाउंस, दैट इज माइंस, मतलब जो एम्प्लॉयज माइंस में काम करते हैं, अंडरग्राउंड अलाउंस, दैट इज हु वर्क्स इन माइंस। तो उनको एग्जाम्शन मिलेगा मैक्सिमम 800 पर मंथ, मैक्सिमम 800 पर मंथ रुपीज 800 पर मंथ, ठीक है? नेक्स्ट है ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम 200 रुपीज, 200 पर मंथ, ओके? एंड लास्ट है अलाउंस टू एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, अलाउंस टू एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ठीक है? तो इसके लिए आएगा 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, 70% of amount
received or ₹10,000 whichever is lower. Amount received or 10,000 per month या per month. ये किसके लिए है? ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग. ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब क्या? जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, अलाउंस टू एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रहते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग वाले हो गए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गए, तो जो भी वहां पे काम करते हैं ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में, एंड उनके एम्प्लॉयज को जो अलाउंसेस मिलता है उसके रिलेटेड है ये. 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर. ठीक है, यस मैम. लिख लो इतना. Done writing? Yes ma'am. No ma'am. मैम जब हम एग्जामिशन निकालेंगे इसका तो इसलिए पर मंथ दिया हुआ है तो उनको 12 ही करेंगे ना हमेशा. हाँ, वो डिपेंड्स क्वेश्चन में आपको कैसे दिया है, क्या पूछा है या फिर कैसे दिया है. अगर आपको दिया रहेगा इंटू 12 वाला अमाउंट तो आपको एग्जामिशन भी इंटू 12 करना है. यस, एनीवन राइटिंग? Yes ma'am. Yes ma'am. डन. चलो, अभी ये जो 6 अलाउंस है, अब 6 अलाउंस में से 115 बीएससी में किसको अलाउड नहीं रहेगा? सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस को छोड़ के और कोई भी 115 बीएससी में अलाउड नहीं होगा. अगर यहाँ पे ये साइड मार्जिन है तो वहां पे लिखो 115 बीएससी नॉट अलाउड, या फिर ये साइड जगह है तो ये साइड लिखो. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ.
सिर्फ एक जो फर्स्ट वाला है मतलब वो ब्लाइंड डेफ डम वाला है, तो इवन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC तो भी आपको ये वाला एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर 115 BAC ऑप्ट करते हो तो ये बाकी के जो 5 एग्जाम्पशंस है उसमें से आपको एक भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर नॉर्मल प्रोविजन then you will get this allowances, but if you are opting for 115 BAC so all this ये पांचों के पांचों को 115 BAC not allowed। ऐसा मतलब ये नहीं कि इनको 115 BAC अलाउड नहीं है, 115 BAC में ये लोग अलाउड नहीं है। ठीक है, 115 BAC में ये एग्जाम्पशंस अलाउड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाला ही अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है। समझा इतना? यस मैम। लिख लिया? अब ये जो 6 एग्जाम्पशंस है, दीज आर अलाउंस एग्जाम्पशन वेयर एग्जाम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। चाहिए तो ऊपर हेडिंग दे दो, एग्जाम्पशन डज not depend on the actual expenditure। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपने एक्चुअली में कितना स्पेंड किया है हमको उससे लेना देना नहीं है। हम लोग को एक लिमिट दिया है, वी विल गिव यू एग्जाम्पशन अप टू दैट लिमिट, अप टू दैट अमाउंट ओनली। ठीक है, आप इससे ज्यादा स्पेंड करो या इससे कम स्पेंड करो, वी डोंट केयर, जितना मैक्सिमम लिमिट दिया है उतना हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे। इज दैट फाइन? ठीक है, सो आउट ऑफ दिस 6 दिस 5 पांचों का 115 BAC में नहीं मिलेगा, सिर्फ किसका मिलेगा, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस का ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग जहां पे विच डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कि एग्जाम्पशन जो है वो क्या रहेगा। रफ कर दो बोर्ड, हो गया सबका लिख के? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, वेयर एग्जाम्पशन डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पशन डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसे कितने अलाउंस है? सबसे पहले आएगा डेली अलाउंस। ठीक है, फर्स्ट वन इज डेली अलाउंस मिलता है। क्यों? जो भी एम्प्लॉयज के डेली चार्जेस रहेंगे, उनके एब्सेंस ऑफ ड्यूटी में जो भी एम्प्लॉयज के डेली चार्जेस रहेंगे वो सब मीट करने के लिए। फिर कुछ कंपनीज में यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, फिर थर्ड कैन बी हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। ओके, फोर्थ कुड बी रिसर्च अलाउंस, रिसर्च अलाउंस। ये सारे अलाउंसेस टैक्सेबल है, हाँ, लेकिन वी विल गिव एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। नेक्स्ट इज कन्वेयंस अलाउंस, 5th इज conveyance। Everyone pay attention, there is a difference between conveyance allowance and transport allowance। ऊपर वाला जो लास्ट हम लोग ने किया वो क्या था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस ट्रैवल करने के लिए। किसको मिलेगा? सिर्फ डेफ डम ब्लाइंड उन लोगों को। ये क्या है? कन्वेयंस अलाउंस। कन्वेयंस अलाउंस मतलब क्या? ऑफिस का काम करने के लिए अगर वो बाहर गया है, फॉर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटीज। तो ऑफिस के काम करने के लिए वो जो जा रहा है उसके लिए उसको जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड एज कन्वेयंस अलाउंस। ठीक है, फिर इसके बाद एक आता है ट्रैवलिंग अलाउंस।
ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब क्या, कि एक सिटी से दूसरे सिटी गया फॉर द ऑफिस पर्पसेस, अगर कोई ऑफिशियल टूर हो गया, ठीक है, तो फ्रॉम ट्रैवलिंग टूर ऑन वन सिटी टू अनदर सिटी, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रैवल अलाउंस। ऑफिस टूर, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, तो उसको हम बोलेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एक ट्रांसफर अलाउंस। नेक्स्ट इज ट्रांसफर अलाउंस, ठीक है, मतलब अगर सिटी शिफ्ट हो रहा है तो उसमें अगर कुछ ट्रांसफर हो गया, कुछ पैकिंग का सामान हो गया या शिफ्टिंग पर्पस के लिए उसको जो भी अलाउंस दिया वो सब क्या आएगा, ट्रांसफर अलाउंस। अब ये सारे अलाउंसेस का एग्जम्प्ट अमाउंट कितना रहेगा, फॉर ऑल दीज अलाउंसेस, फॉर ऑल दीज अलाउंसेस एग्जम्प्ट अमाउंट कितना रहेगा, एग्जम्प्ट अमाउंट इज इक्वल टू जितना भी उसने एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया रहेगा, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, ठीक है। लेकिन सिर्फ पॉइंट इतना है कि अलाउंस मिला है उससे कम रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन पे अटेंशन, एग्जाम्पल, किसी को यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, किसी को यूनिफॉर्म अलाउंस मिला से 5000 रुपीज, कितना, 5000 रुपीज यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, एंड उसने स्पेंड किया है 3000 रुपीज, तो हम उसको एग्जाम्शन कितना देंगे, 3000 रुपीज। 10 सबसेक्शन 14 में हम लोग उसको एग्जाम्शन दे देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्शन, अगर समझो किसी को मिला है 5000 रुपीज लेकिन उसने स्पेंड किया है 6000 रुपीज, तो कितना उसको अलाउंस देंगे, एग्जाम्शन कितना देंगे, 5000 रुपीज, 5000। उसको यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 5000, उसने स्पेंड किया है 6000, तो एग्जाम्शन कितना देंगे उसको, 6000 देंगे, तो बाहर नेगेटिव फिगर आएगा, तो टैक्सेबल फिगर कभी नेगेटिव फिगर हो सकता है क्या, नो, तो इसलिए मैक्सिमम कितना देंगे, 5000 रुपीज, ठीक है। सो एग्जाम्प्टेड अमाउंट विल बी एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बट लिमिटेड टू अलाउंस रिसीव, उसको जितना अलाउंस मिला है उतने तक होना चाहिए, उससे ज्यादा अलाउंस मिला है उससे ज्यादा, एग्जाम्शन कभी भी अलाउंस से ज्यादा नहीं होगा, इतना एक चीज याद रखना, ओके। एग्जाम्प्टेड अमाउंट कैन नेवर बी मोर देन द अलाउंस रिसीव्ड, अंडरस्टूड दिस मच, ओके। अब ये जो 7 है इसमें से 115 BAC किसको मिलेगा एंड किसको नहीं मिलेगा, तो जो DC यूनिफॉर्म अलाउंस है, तो यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर 115 BAC नहीं मिलेगा। कहाँ पे लिखूं, हाँ मैं सर्कल कर देती हूँ, यूनिफॉर्म अलाउंस नंबर 2, फिर उसके बाद हेल्पर, रिसर्च, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस एंड ट्रांसफर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस एंड ट्रांसफर अलाउंस। यूनिफॉर्म, हेल्पर, रिसर्च एंड ट्रांसफर, ये 4 के अंदर 115 BAC नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहिए तो आप यहाँ पे बाजू में लिख लेना 115 BAC नॉट अलाउड, फिर इधर भी लिख लेना 115 BAC नॉट अलाउड, 115 BAC नॉट अलाउड, यहाँ पे भी 115। मैम इनको 115 BAC में एग्जाम्पशन नहीं अलाउड है, हाँ एग्जाम्पशन अलाउड नहीं है, इनको 115 BAC अलाउड नहीं, ऐसा नहीं है, 115 BAC के अंदर इन चीजों का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। कौन सा है, यूनिफॉर्म, हेल्पर, रिसर्च एंड ट्रांसफर, ठीक है, लिख लो इतना।
Done. Anyone writing? Yes, is anyone writing? अभी इसको याद कैसे रखोगे? अभी देखो राउंड है, अभी कितने सारे अलाउंसेस हो गए. सबसे पहले हम लोग ने कौन सा किया था? हाउस रेंट अलाउंस. ठीक है, तो उसका तो 1013 ए में एग्जाम्पशन है. फिर सेकंड वाला अपन ने कौन सा किया था? जिसके अंदर एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिपेंड नहीं करता है, तुमने एक्चुअल कितना खर्चा किया वो नहीं डिपेंड करता है, उसके लिए सर्टन लिमिट दिया है. उसके अंदर क्या था? पहला था ट्रांसपोर्ट, फिर चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल था, फिर ट्राइबल वाला था एंड वो सारे अलाउंसेस. ठीक है, अब ये जो अलाउंसेस है दीज आर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जितना आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है वो. तो अब इसको याद रखने का टेक्निक क्या है? या तो रट्टा मार लो या फिर देयर इज वन मिनोमिक्स जो हम लोग याद रख सकते हैं. फर्स्ट इज डेली यूनिफॉर्म डेली यूनिफॉर्म. यहाँ पे फर्स्ट इज दिस डेली यूनिफॉर्म पहन के, डेली यूनिफॉर्म पहन के. बाद में क्या आता है? हेल्पर. तो हेल्पर के साथ रिसर्च, हेल्पर के साथ रिसर्च करने निकलता है और CTT बजाता है. ठीक है, लिटिल बिट फनी बट याद रहेगा. ठीक है, मैम क्या लिखें इंग्लिश में? इंग्लिश में मिनोमिक्स आएगा क्या? डेली यूनिफॉर्म, he wears daily uniform. हाँ, CTT नहीं आ पाएगा ना, वैसा जाता है. इंग्लिश में क्या होएगा इसका? ऐसे आता है, CTT तो नहीं होता है. हेल्पर वेयर्स डेली यूनिफॉर्म. CTT का क्या आएगा इंग्लिश में? आप ट्राई करो ना ये थोड़ा याद रखने का, अदरवाइज आप ऐसे ही कुछ याद कर लो. इफ यू कैन रिमेम्बर DUHP, अगर इफ यू कैन मेक आपका खुद का तो खुद का बना लेना. इसमें से खुद का कुछ बनता है क्या? DUHR CTT. Ma'am. हाँ, Ma'am, you have written the daily uniform, no, ma'am? what? The daily uniform, will you say it in English, ma'am? That's what I am thinking. I have written this in Hindi ना, ये जो sentence है वो हिंदी में अच्छे से याद रहेगा. I am thinking how to convert it in English because this CTT cannot be converted in English ना, sentence will not make any meaning then. Otherwise if you can remember, अगर ऐसे कुछ याद रहता है तो DUHRCTT, इससे कुछ नाम बनता है क्या? DUHRCTT. तो No, just tell the meaning, ma'am. That's it, ma'am. the meaning you want, he wears Yeah. daily uniform. He wears daily uniform and with the helper he goes for research and
अब CTT मीन्स विसल, विसल, तो वो विसल बजाता है। डेली यूनिफॉर्म पहन के, ही वेयर्स डेली यूनिफॉर्म एंड देन हेल्पर के साथ, विद द हेल्पर रिसर्च करने निकलता है, गोज फॉर द रिसर्च, और CTT बजाता है। ठीक है, ट्राई करो ये याद रखने का, या फिर अभी ये है उसका इनिशियल्स, तो इसमें से देखो अगर आप कुछ फ्रेम कर सकते हो तो। ओके, बट मेरे को ये वाला याद रहता था इजीली कि क्या है, डेली यूनिफॉर्म पहन के हेल्पर के साथ रिसर्च करने निकलता है और CTT बजाता है, तो याद रहेगा इतना। तो मतलब ये फिर ये जो अलाउंसेस है, डेली यूनिफॉर्म, हेल्पर, रिसर्च एंड CTT। CTT मीन्स कन्वेंस ट्रैवलिंग ट्रांसफर, CTT मीन्स कन्वेंस ट्रैवलिंग ट्रांसफर। तो ये जो कितने हो गए, 7 अलाउंस हो गए। So these 7 allowances, exempted amount will be actual amount spent. Yes ma'am. Okay, याद रहेगा इतना? Yes ma'am. Yes ma'am. Everyone? चलो, अब हम लोग ने कौन से अलाउंसेस किए? फर्स्ट वाज हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, जिसमें यू विल गेट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013A आउट ऑफ दोज 3, लोअर ऑफ दोज 3 अमाउंट्स. Then second we have done where exemption does not depend upon the actual expenditure. It does not matter how much you have spent. It depends upon the maximum limit which is given under section 10 subsection 14. वो blind, deaf, dumb वाला, children education, children hostel, tribal allowance था, फिर और क्या था उसमें, कन्वेंस एजुकेशन, हॉस्टल, ट्राइबल अलाउंस एंड अंडरग्राउंड वाला था, माइंस वाला था एक, right? Yes, So yes. these were the allowances where maximum limit is given. फिर आता है ये allowances under section 1014 only, but here exempted amount will be actual amount spent. तो उसमें क्या आएगा, डेली यूनिफॉर्म पहन के हेल्पर के साथ रिसर्च करने जाता है और CTT बजाता है. CTT मीन्स व्हाट, कन्वेंस ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर. याद रहेगा इतना. अब इनके अलावा और भी एक्सपेंड, और भी अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि सर्वेंट अलाउंस हो गया, फिर उसके बाद सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, लंच या टिफिन अलाउंस हो गया, ठीक है, ओवर टाइम अलाउंस हो गया. ये सारे अलाउंसेस क्या हो जाएंगे, फैमिली अलाउंस, स्पेशल अलाउंस. तो आपको ये अलाउंसेस याद रखने हैं. इनके अलावा जो भी अलाउंसेस आएंगे वो सारे टैक्सेबल होंगे. ठीक है, एग्जाम्पशन 2 ही सेक्शन में मिलेगा, 1013A और 1014. 1013A में हाउस रेंट अलाउंस एंड 1014 के अंदर कौन से, वो कितने, 6 है ना, वो 6 और ये 7, कितने हुए, 13 अलाउंसेस. सो इन 13 अलाउंसेस को ही एग्जाम्पशन है. इसके अलावा अगर कोई भी अलाउंस दिखा क्वेश्चन के अंदर, देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. अंडरस्टूड दिस मच? Yes ma'am. इनके अलावा और कोई भी अगर अलाउंस दिखा, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, उसमें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. इज दैट क्लियर? एंड इसमें भी एक पॉइंट याद रखना है कि 115 BAC में कौन सा अलाउड नहीं है. अब सब लोग देखो, एक यहाँ पे ये जो लिखा है वहां पे एक पेंसिल रखना, एंड जो 115 BAC लिखा है वहां पे सब लोग जाओ रेफरेंस के लिए. एवरीवन इन योर नोटबुक 115 BAC पे जाओ. गणपति आ रहे हैं, गणपति. सब लोग 115 BAC पे, ओके. अब वो 115 BAC पे देखो क्या लिखा था, किसका किसका सैक्रिफाइस करना. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है क्या? Yes ma'am. Help it.
तो हमारे इधर एक नया ब्रिज भी खुला है आज, उसका ओपनिंग है, गार्डन का ओपनिंग है और गणपति आ रहे हैं। ओके 115 BAC में देखो एक बार कि क्या लिखा था। 115 BAC में किसका किसका सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या था, हाउस रेंट अलाउंस था, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था, ट्रैवल कंसेशन, ट्रैवल कंसेशन क्या था उसमें, पढ़ो ठीक से। अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 अदर देन था, अदर देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर allowance to meet cost of ट्रैवल एंड डेली अलाउंस। देखो पहला क्या था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो वो ब्लाइंड हैंडीकैप वाला था वो, फिर उसके बाद कौन सा था, डेली अलाउंस, ये रहा डेली अलाउंस, फिर कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर अलाउंस, ठीक है। तो क्या लिखा था, व्हाट वाज रिटन, 115 BAC में क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 1013A दैट इज हाउस रेंट अलाउंस एंड 10 सबसेक्शन 14। तो 10 सबसेक्शन 14 के अंदर ये सारे अलाउंस आते। अदर देन कौन सा, ट्रांसपोर्ट, डेली एंड कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग, ठीक है। इनको छोड़ के अभी सेंस बन रहा है थोड़ा, 115 BAC लिंक हो रहा है अभी, समझा। तो वही हम लोग ने यहाँ पे मार्क किया है कि किसमें 115 BAC नहीं मिलेगा, एंड जो मार्क नहीं किया है वो मिलेगा। किसमें मिलेगा, तीन ही चीजें हैं, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड यहाँ का डेली कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग। ओके, सिर्फ मतलब तीन ही अलाउंसेस है ना जिनका मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप लोग कैसे याद रखते हो। ऐसे भी याद रख सकते हो, जितने भी अलाउंसेस है उसमें से सिर्फ 3 का मिलेगा, बाकी किसी का नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? डन राइटिंग एवरीवन? ठीक है। और एक चीज याद रखना, इसके अलावा जो भी अलाउंसेस रहेंगे जो आपने कभी नाम नहीं सुने रहेंगे, डियरनेस अलाउंसेस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, देन सर्वेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ये सारे अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस, सीक्रेट अलाउंस, ये सारे अलाउंस टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। ऑल दीज अलाउंसेस विल बी टैक्सेबल। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एंड आपका जो टेस्ट है, जो आपने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया है टेस्ट में, विच आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है।